A warm welcome to you all in our channel Legal Sparrow. A main aim behind creating this channel is to provide basic understanding of law for the legal or non-legal background students who are preparing for one or more competitive exams and facing issue in understanding laws in their syllabus. तो चलो अब हम हमारे एक्ट को स्टार्ट करते हैं। इस एक्ट का नाम है द राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956। ठीक है, 1956 का ये एक्ट नंबर 15 है और ये इन्फोर्स होता है 1 जुलाई 1956 में। इन्फोर्समेंट डेट हमें कैसे पता चली? तो स्टेट गवर्नमेंट ने अपने ऑफिशियल गैजेट में ये नोटिफिकेशन निकाल के बताया कि ये कब से इन्फोर्स होगा। और जैसा कि हमको ये पता है कि ये राजस्थान का लोकल एक्ट है, तो ये इन्फोर्स भी होता है सिर्फ स्टेट ऑफ राजस्थान पर। अब हम ये एक्ट पूरा नहीं पढ़ने वाले हैं, जो इम्पॉर्टेंट सेक्शंस हैं ना, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, सिर्फ हम वो ही पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंटरप्रिटेशन क्लॉज से। इंटरप्रिटेशन क्लॉज सेक्शन नंबर 3 है। जनरली ये सेक्शन नंबर 2 होता है, बट कभी कभी किसी किसी एक्ट में सेक्शन नंबर 3 भी हो जाता है। तो इस एक्ट में ये सेक्शन नंबर 3 है। तो इसका फर्स्ट क्लॉज बात करता है लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर से। सारी ही डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं अपने आप में, पर हम यहाँ पर कुछ सिलेक्टेड क्लॉजेज ही करेंगे। तो इसका क्लॉज 1 डील करता है लैंड रिकॉर्ड्स ऑफिसर से। तो लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर जो होता है वो हो सकता है कलेक्टर, एंड इट शैल इंक्लूड एडिशनल या फिर असिस्टेंट लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर्स। अब ये सारे जो लोग होते हैं, कलेक्टर कौन होता है, एडिशनल असिस्टेंट लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर कौन होता है, ये सारी चीज़ें हम नीचे अभी सेक्शंस में देखेंगे कि कौन इनको अपॉइंट कर रहा है, क्या इनका प्रोसीजर है अपॉइंटमेंट का। उसके बाद में देख लेते हैं म्यूनसिपैलिटी क्या होती है। म्यूनसिपैलिटी की डेफिनेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। वैसे इट शैल हैव द मीनिंग असाइंड टू इट बाय राजस्थान टाउन म्यूनसिपैलिटी एक्ट 1951 होता है, या फिर और एनी अदर म्यूनसिपल लॉज फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। ठीक है, कोई भी ऐसा म्यूनसिपल लॉज में या फिर राजस्थान टाउन म्यूनसिपैलिटी एक्ट में जिस भी जगह को म्यूनसिपैलिटी बोल दिया गया है वो ही जगह म्यूनसिपैलिटी होगी। वैसे ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद में हम बात करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नाजौल लैंड क्या होता है। ये पहले भी हमारे PYQ में आ चुका है, मेंस के क्वेश्चंस में भी आ जाता है। तो ये नाजौल लैंड होता क्या है? तो नाजौल लैंड कोई भी एक आबादी लैंड हो सकता है किसी भी म्यूनसिपैलिटी, पंचायत सर्कल या विलेज या टाउन या सिटी के अंदर, किसी भी स्टेट के अंदर कोई भी जगह है, उस जगह में जो आबादी लैंड होगा, ऐसे आबादी लैंड को हम नाजौल लैंड बोलते हैं। उसके बाद की डेफिनेशंस इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ना पंचायत सर्कल इतना इंपॉर्टेंट है, ना ही प्रिस्क्राइब्ड इंपॉर्टेंट है, ना रिकॉग्नाइज्ड एजेंट। फिर थर्ड ए जो है वो रेवेन्यू अपीलिएट अथॉरिटी के बारे में बात करता है। तो ऐसी अपीलिएट अथॉरिटी जो कि सेक्शन 20 क्लॉज ए के अंदर इस्टेब्लिश की गई हो, ठीक है, अपॉइंट की गई हो। तो ये चीज़ आप एक बार ध्यान रख लो, क्योंकि हम इसको आगे पढ़ने वाले हैं, ये आगे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आ जाती है वो आती है सेटलमेंट ऑफिसर की। इसका अपॉइंटमेंट स्टेट गवर्नमेंट करती है और इट इंक्लूड्स असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर ऑल्सो। उसके बाद में हम बात करते हैं विलेज की। तो विलेज किसी भी जगह को, कोई भी रिकॉग्नाइज्ड एरिया या फिर रिकॉर्डेड टू बी अ विलेज, अगर कोई ऐसा एरिया है तो उसको विलेज बोलेंगे। फिर रेफरेंस है जो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद में हम बात करते हैं वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस। अगर कोई भी डेफिनेशन इस एक्ट के अंदर नहीं दी गई है, लेकिन वो राजस्थान टेनेंसी एक्ट के अंदर दी हुई है, ये भी हम पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। अगर कोई डेफिनेशन राजस्थान टेनेंसी एक्ट के अंदर दी गई है तो वो ऐसी ही यूज़ होगी जैसे कि उसमें इसका मतलब दिया हुआ है। उसके बाद में जो डेफिनेशन आ जाती है वो है वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन यूज्ड टू डिनोट द प्रोसिक्यूटर ऑफ any right, title or interest shall be deemed to include the successors in right, title, interest of such person। मतलब कि अगर कोई ऐसा वर्ड एंड एक्सप्रेशन यूज्ड टू डिनोट लिखा हुआ है कहीं पर, तो उसका मतलब ये होता है अगर कोई पजेसर है वो इंक्लूड करता है उसके किसी प्रेडिसेसर्स या फिर सक्सेसर को भी, चाहे उसकी ऊपर वाली पीढ़ी हो चाहे उसकी नीचे वाली पीढ़ी हो, उनके पास में अगर राइट, टाइटल और इंटरेस्ट ट्रांसफ़र होता है तो वो भी पर्सन पजेसर माना जाएगा। तो अब हम चैप्टर 2 देख लेते हैं जो डील करता है बोर्ड्स ऑफ रेवेन्यू से। इसके अंदर बोर्ड्स ऑफ रेवेन्यू की जो भी स्टैब्लिशमेंट है उसकी पावर्स क्या रहेंगी, उसका टेन्योर क्या रहेगा,
उसकी प्लेस ऑफ सिटिंग क्या रहेंगी, मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स क्या होते हैं, पावर ऑफ बोर्ड्स क्या होंगी, इसके ऊपर सुपरिटेंडेंस किसका रहेगा, जुरिस्डिक्शन कहाँ तक होगी, इस टाइप की बहुत सारी बातें आ जाती हैं। ठीक है, ये स्टार्ट होता है सेक्शन नंबर 4 से लेकर के सेक्शन नंबर 14 तक। तो अब हम इसको एक-एक सेक्शंस को देख लेते हैं। सारे सेक्शंस इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, बट जो-जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं वो सारी चीज़ें मैंने इस पीडीएफ में हाइलाइट कर दी हैं। ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं एस्टैब्लिशमेंट एंड कंपोजिशन ऑफ बोर्ड से। तो इस बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का एस्टैब्लिशमेंट करेगी स्टेट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। ये बोर्ड कंसिस्ट करता है एक चेयरमैन को और नॉट लेस देन 3 और मोर देन 15 अदर मेंबर्स। ठीक है, मतलब एक तो चेयरमैन होगा, उसके अलावा 3 से लेकर के 15 मेंबर्स हो सकते हैं और जो भी इनकी अपॉइंटमेंट होगी वो ऑफिशियल गेजेट के थ्रू होगी। स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगा कि इन लोगों की क्वालिफिकेशन क्या होगी, इन लोगों की एलिजिबिलिटी क्या होगी, ये सारी चीज़ें स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। ठीक है, और जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोर्ड जो भी होगा वो सिर्फ इस ग्राउंड पर इनवैलिड नहीं हो जाएगा कि किसी मेंबर या चेयरमैन की डेथ हो गई है या उसने रिज़ाइन कर दिया है या उसका टर्म एक्सपायर हो गया है या फिर टेम्परेरी सस्पेंड या फिर कोई भी चेयरमैन या मेंबर टेम्परेरीली एब्सेंट है। इन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जो बोर्ड है वो एज इट इज़ रहेगा। कि जो ये बोर्ड है वो होल्ड करेगी अपना ऑफिस ड्यूरिंग द प्रेशर ऑफ गवर्नर। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये वाली चीज़ याद रखना कि जो एस्टैब्लिशमेंट होता है बोर्ड का वो तो स्टेट गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन इनका टेन्योर जो है वो गवर्नर की प्लेजर तक रहता है। ठीक है, उसके बाद में हम इसकी प्लेस ऑफ सिटिंग देख लेते हैं। तो इसके हेडक्वार्टर्स अजमेर में होंगे, लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो अपने जनरल या स्पेशल ऑर्डर से किसी और जगह पे भी प्लेस ऑफ सिटिंग बना सकती है। उसके बाद में हम देख लेते हैं पावर्स ऑफ बोर्ड। राजस्थान टेनेंसी एक्ट के अंदर अगर कोई पावर्स दी हुई हैं तो वो तो एज इट इज़ लगेंगी, बट इसके अलावा जो बोर्ड होता है वो हाईएस्ट रेवेन्यू कोर्ट होता है ऑफ अपील, रिवीजन, रेफरेंस इन राजस्थान। ठीक है ना, इस एक्ट के अंदर ना और भी कोर्ट्स एस्टैब्लिश होंगे, तो उनमें उन सभी में ये हाईएस्ट रेवेन्यू कोर्ट होता है ऑफ अपील, डिवीजन, रेफरेंस इन राजस्थान। ठीक है, इन ऑल मैटर्स वेयर देयर इज अ डाउट ऑफ डिस्प्यूट, तो ऐसे सिचुएशन में हाई कोर्ट का जो भी डिसीजन होगा वो फाइनल माना जाएगा और वो बाइंडिंग होगा ऑन सिविल या रेवेन्यू कोर्ट्स पर। इसके बाद में सेक्शन 9 पे आ जाते हैं, जो ये बात करता है कि जो बोर्ड होता है उसकी पावर्स होती हैं जनरल सुपरिटेंडेंस की और कंट्रोल करने की सारी ही रेवेन्यू या फिर सारे रेवेन्यू कोर्ट्स को और रेवेन्यू ऑफिसर्स को। इसके साथ में ये जितने भी बोर्ड और रेवेन्यू ऑफिसर्स होते हैं ना, ये जितने भी अदर रेवेन्यू कोर्ट्स और रेवेन्यू ऑफिसर्स होते हैं ना, ये सारे ही बोर्ड के सबऑर्डिनेट होता है। अब हम आ जाते हैं सेक्शन 10 पे, जो बात करता है जुरिस्डिक्शन ऑफ बोर्ड हाउ एक्सरसाइज्ड। तो जो भी बोर्ड होता है उसकी पावर्स एनफोर्स होता हो वो अपनी पावर्स एनफोर्स कर सकता है पूरे स्टेट में या फिर स्टेट के किसी भी पार्ट में। कोई भी चेयरमैन या फिर कोई भी मेंबर जो अगर सिंगली सिटिंग है तो वो भी, और अगर बेंच में अगर 2 से ज़्यादा मेंबर्स एक साथ कॉन्स्टिट्यूट हुए हैं तो वो लोग भी। इसके प्रोविज़न में दिया हुआ है कि अगर कोई डिसीजन जो सिंगल मेंबर ने दिया है, उसके डिसीजन से अगर कोई पर्सन अग्रीव्ड है, तो वो पर्सन अपील कर सकता है विदिन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ डिसीजन ऑफ सिंगल मेंबर्स टू बेंच। और ये अपील सिर्फ तभी जाएगी जब जिस पर्सन ने ये जजमेंट पास किया है वो ये डिक्लेयर कर दे कि ऐसे डिसीजन की अपील जानी चाहिए। जैसे कि हमने ये पढ़ा है ऑलरेडी कि हाई कोर्ट की जो अपील है वो सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ तभी जा सकती है जब हाई कोर्ट अप्रूव कर दे कि हाँ इस केस में अपील की ज़रूरत है ना। तो ये वो सेम ही रूल यहाँ पर अप्लाई होता है कि अगर सिंगल बेंच के मेंबर को ऐसा लगता है कि उसकी अपील जानी चाहिए तो ही वो अपील बेंच में भेज सकता है। उसके बाद में सेक्शन 11 ये बात करता है कि अगर कोई सिंगल बेंच का जज है, उसको ये लगता है कि उस केस में क्वेश्चन ऑफ लॉ या फिर क्वेश्चन ऑफ कस्टम इन्वॉल्व है, वो ऐसे केस को बेंच के पास में भेजेगा कि वो अपना ओपिनियन दे इस चीज़ पर, और उसके ओपिनियन के बिहाफ पर ही उस केस को डील करेगा आगे। उसके बाद में जो सेक्शन 12 है वो सेक्शन 11 के ही फर्दरेंस में है कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है जो कि सिंगल बोर्ड के मेंबर ने डबल बेंच को भेजा है, ठीक है,
तो ऐसी सिचुएशन में अगर बेंच को ऐसा लगता है कि वो जो केस है उसमें पब्लिक इम्पोर्टेंस का कोई क्वेश्चन अराइज हुआ है और हाई कोर्ट के ओपिनियन की ज़रूरत है, तो ऐसे सिचुएशन में बेंच जो है उस क्वेश्चन को हाई कोर्ट के पास में भेजेगा। क्लॉज 2 ये बात करता है कि हाई कोर्ट जो है वो अपना ओपिनियन रिकॉर्ड करेगा ऐसे क्वेश्चन पर, और जो बेंच उस चीज़ के ऊपर डिसीजन देगी ना, क्योंकि बेंच ने ही तो ओपिनियन मांगा है, वो बाउंड होता है हाई कोर्ट के ओपिनियन से। ठीक है। उसके बाद सेक्शन 13 बस सिंपल सी बात करता है कि जो भी जजमेंट आएगा वो मेजॉरिटी के बेसिस पे आना चाहिए, और सेक्शन 14 बोर्ड को बाउंड करता है कि वो रजिस्टर्स, बुक्स और अकाउंट्स को मेंटेन करे। ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की, जो डील करता है रेवेन्यू कोर्ट्स और ऑफिसर्स से। ये चैप्टर बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के थ्रू आपको पूरी इस्टेब्लिशमेंट और स्टेट में कौन सुपीरियर होगा, कौन सबऑर्डिनेट होगा, स्टेट्स में कितने डिविजन्स हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें इस रेवेन्यू कोर्ट्स और ऑफिसर्स में हैं। ये अभी तक हम लोगों ने सिर्फ बोर्ड के बारे में पढ़ा है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो होता है वो हाईएस्ट रेवेन्यू कोर्ट होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे रेवेन्यू कोर्ट्स होते हैं। ठीक है। तो वो रेवेन्यू कोर्ट्स क्या होते हैं, रेवेन्यू ऑफिसर्स क्या होते हैं, जिनकी सुपरिटेंडेंस बोर्ड के पास में होती है, तो वो लोग कौन होते हैं, वो सारी चीज़ें हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे। ठीक है। तो अब हम चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं। तो उसके सबसे पहला सेक्शन है टेरिटोरियल डिवीजन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो स्टेट है उसका एस्टैब्लिशमेंट कैसे होता है, जो स्टेट होता है वो क्या क्या चीज़ें कंसिस्ट करता है, और उसका जो जुरिस्डिक्शन होता है वो किस एक्सटेंट तक हो सकता है। कौन डिसाइड करेगा कि उसके अंदर जो भी डिविजन्स होंगे या डिस्ट्रिक्ट्स होंगे या सब डिविजन्स होंगे, उन सब के ऊपर कितना जुरिस्डिक्शन होगा, उन सब के पास में कितना जुरिस्डिक्शन होगा, वो सब किस एक्सटेंट तक उनका क्या टेरिटोरियल डिवीजन होगा, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं सेक्शन 15 में। ठीक है। इसी चीज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने ये अलग से एक चार्ट बनाया हुआ है टू मेक इट मोर ईजियर, और ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। ठीक है। तो सेक्शन 15 में सबसे पहले ये जो मैंने ब्लॉक में लिखे हुए हैं, ये सारी चीज़ें सेक्शन 15 में दी हुई हैं। ठीक है। उसके आगे जो ऑफिसर्स हैं वो अलग अलग सेक्शंस में लिखे हुए हैं, जैसे 17, 18, 19, 20। तो सबसे पहले कोई जो स्टेट होगा वो डिविजन्स में डिवाइडेड होगा, फिर जो डिविजन्स हैं वो डिवाइडेड होंगे डिस्ट्रिक्ट्स में। ठीक है। उसके बाद में जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके पास होंगे अपने सब डिविजन्स, और सब डिवीजन के अंदर होगा तहसील, फिर सब तहसील। इन सबका जुरिस्डिक्शन स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा थ्रू नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गेजेट। उसके बाद में सेक्शन 16 बात करता है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास में पावर है कि वो कि कोई और नया डिवीजन, सब डिवीजन, तहसील या सब तहसील बना सकता है, या फिर उसको अबॉलिश भी कर सकता है, और अगर वो चाहे तो ऐसे जुरिस्डिक्शन को ऑल्टर भी कर सकता है। क्योंकि यहाँ पर जो टेरिटरी है वो डिसाइड भी स्टेट गवर्नमेंट ही कर रहा है, यहाँ पे सबका एस्टैब्लिशमेंट भी स्टेट गवर्नमेंट कर रहा है, इसीलिए जो ऑफिसर्स होंगे इसके अंदर वो सब भी स्टेट गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेगा। ठीक है। तो 17, 18, 19, 20, 21 एंड 22 ये सारे ही बात करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ डिफरेंट ऑफिसर्स की। तो सबसे पहले सेक्शन 17 बात करता है कि हर डिवीजन में एक कमिश्नर होगा और एडिशनल कमिश्नर्स भी हो सकते हैं। फिर सेक्शन 18 बात करता है कि जो स्टेट है उसके लिए सेटलमेंट कमिश्नर्स या फिर एडिशनल सेटलमेंट कमिश्नर भी हो सकता है। इसके साथ में एक स्टेट के लिए डायरेक्टर और एडिशनल डायरेक्टर्स भी अपॉइंट कर सकते हैं, उनको डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स बोलेंगे। ठीक है। उसके बाद में सेक्शन 20 में अदर ऑफिसर्स की बात हुई है, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर होगा जिसको हम लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर बोलेंगे। ये जो कलेक्टर होता है ये तो डिस्ट्रिक्ट का होता है, वहीं जो डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड था ना वो एक स्टेट में होता है। डिफरेंस है यहाँ पर। ठीक है। यहाँ पे लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर है ये कलेक्टर जिसको हम बोलते हैं, वो होता है लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर जो कि एक डिस्ट्रिक्ट में होता है। वहीं तहसील में तहसीलदार होता है। ये कलेक्टर और तहसीलदार अपॉइंट करना तो मैंडेटरी है स्टेट गवर्नमेंट के लिए, वहीं इसके साथ में कुछ और ऑफिसर्स को भी अपॉइंट कर सकता है स्टेट गवर्नमेंट अगर उसको ठीक लगता है तो, जैसे कि एडिशनल लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर या सेटलमेंट ऑफिसर किसी डिस्ट्रिक्ट में, या फिर किसी डिस्ट्रिक्ट के लिए असिस्टेंट कलेक्टर या फिर नायब तहसीलदार किसी तहसील के लिए। उसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट बाउंड हो जाता है किसी भी सब डिवीजन के लिए असिस्टेंट कलेक्टर
को अपॉइंट करने के लिए और वहीं सब तहसील के लिए किसी तहसीलदार या नायब तहसीलदार अपॉइंट करने के लिए। और इनके साथ में ही स्टेट गवर्नमेंट एडिशनल कलेक्टर या फिर एडिशनल तहसीलदार को भी अपॉइंट कर सकता है। इसके साथ में 1987 के अमेंडमेंट के बाद सेक्शन 20A को इंसर्ट किया गया, जिसके थ्रू अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि अपील्स, रिवीजन और रेफरेंसेस को सुनने के लिए कुछ और ऑफिसर्स को अपॉइंट करना पड़ेगा, तो ऐसी सिचुएशन में स्टेट गवर्नमेंट नॉट बीइंग लेस देन 3 मेंबर्स को अपॉइंट कर सकती है टू रिसीव, हियर एंड डिस्पोज ऑफ सच अपील्स, रिवीजन और रेफरेंसेस। ठीक है, और हर उस ऑफिसर को रेवेन्यू अपीलिएट अथॉरिटी के नाम से डिजिग्नेट किया जाएगा। अब ऐसे किसी भी पर्सन को अपॉइंट करेंगे तो वो ऑफिशियल गेजेट के थ्रू करेंगे। इसके बाद में आ जाते हैं हम सेक्शन नंबर 23 पर, जो डील करता है कंट्रोलिंग पावर से। तो कंट्रोलिंग पावर का मतलब होता है कि कौन से मैटर्स को कौन कंट्रोल करेगा, किसके पास में पावर है किसी भी मैटर को कंट्रोल करने की। तो जो नॉन जुडिशियल मैटर्स होते हैं वो तो सारे स्टेट गवर्नमेंट डील करेगा। उसके अलावा जो भी जुडिशियल मैटर्स होते हैं उनको सेटल करने के लिए हमने बोर्ड बनाया है। ठीक है, तो बोर्ड के पास में पावर होगी सारे जुडिशियल मैटर्स से डील करने की। अब ये जुडिशियल मैटर्स होते क्या हैं? तो बेसिकली जो भी प्रोसीडिंग्स होती हैं जो रेवेन्यू कोर्ट या फिर ऑफिसर के सामने होती हैं टू डिटरमाइन राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ पार्टीज, तो ऐसी प्रोसीडिंग्स या फिर कोई और ऑर्डर्स या प्रोसीडिंग्स जो अपील, रिवीजन या रेफरेंस के टाइम पर होगी, उन सबको हम जुडिशियल मैटर्स बोलेंगे। इसके बाद में सेक्शन 24 डील करता है सबऑर्डिनेशन ऑफ रेवेन्यू कोर्ट्स एंड ऑफिसर्स की। ठीक है, तो ये तो कॉमन सेंस वाली बात है कि जो जैसे सबसे बड़ा स्टेट होता है उसके नीचे उससे छोटा डिवीजन होता है, फिर डिवीजन से छोटा डिस्ट्रिक्ट होता है, तो इसकी हायरार्की सेम ही है, तो इसकी सबऑर्डिनेशन वैसे ही होगी। जैसे डिवीजन के अंदर जो कमिश्नर आता है उसके सबऑर्डिनेट होंगे कलेक्टर या फिर कोई पटवारी या कोई और असिस्टेंट कलेक्टर या तहसीलदार या सब तहसीलदार, नायब तहसीलदार, ये सारे के सारे कमिश्नर के सबऑर्डिनेट होंगे। ठीक है, ऐसे ही कलेक्टर के सबऑर्डिनेट कौन कौन होंगे? कलेक्टर के सबऑर्डिनेट होंगे असिस्टेंट कलेक्टर, तहसीलदार, एडिशनल या नायब तहसीलदार। ठीक है, तो यही हायरार्की सेक्शन नंबर 24 में लिखी हुई है। अगर आप इसी हायरार्की के साथ में पढ़ते हैं तो आई डोंट थिंक कि आपका कोई क्वेश्चन गलत होने वाला है। इसके बाद में हम सीधे पटवारी सर्कल्स और पटवारी के अपॉइंटमेंट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जैसे हमने अभी तक हायरार्की पढ़ी है कि स्टेट के अंदर डिवीजन होंगे और डिवीजन के अंदर डिस्ट्रिक्ट होगा, फिर सब डिवीजन होंगे। ठीक है, यही हायरार्की हमने फॉलो की है अभी तक। बट अब यहाँ पर क्या बात हो रही है कि जो एक डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स होते हैं जो स्टेट के होते हैं, जो सबसे हेड होते हैं, सेटलमेंट कमिश्नर और डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स अपॉइंट कर रही थी ना स्टेट गवर्नमेंट स्टेट के, वो ही लोग सीधे डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट के लिए, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के लिए स्टेट के नीचे डिवीजन होनी चाहिए। तो वैसे तो रूल ये बनता है कि जो कमिश्नर है उसके सबऑर्डिनेट में डिस्ट्रिक्ट आता है, तो कमिश्नर के पास में पावर होनी चाहिए। बट यहाँ पर डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड को ये पावर दी है कि वो स्टेट गवर्नमेंट की प्रीवियस सैंक्शन लेने के बाद में विलेज या फिर पटवारी सर्कल्स बनाएगा। और सेक्शन 31 के अंदर ऐसे पटवारी सर्कल्स की मेंटेनेंस और उनके रजिस्टर में करेक्शंस और रिकॉर्ड्स को ठीक तरीके से मेंटेन करने के लिए पटवारी को अपॉइंट करे। ये तो बात होगी पटवारी सर्कल्स की कि पटवारी सर्कल्स को बनाएगा कौन, तो वो बनाने वाला ऑफिसर होगा डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। वहीं ऐसे हर पटवारी सर्कल के अंदर एक पटवारी को अपॉइंट किया जाएगा बाय कलेक्टर ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट, और इस पटवारी की ये ड्यूटी होगी कि वो मेंटेन करे और करेक्ट करे सारे रजिस्टर्ड और रिकॉर्ड्स को। तो ये बहुत सिंपल सा है, इसमें सिर्फ हमको ये बात ध्यान रखनी है कि जो पटवारी सर्कल्स होते हैं वो बनाए जाते हैं डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड के द्वारा, और जो पटवारी होते हैं उनको अपॉइंट किया जाता है कलेक्टर के द्वारा। इसके आगे हम सीधे चैप्टर नंबर 4 पे चले जाएंगे। इसके बीच वाले सेक्शंस इतने इम्पॉर्टेंट नहीं हैं। हम चैप्टर नंबर 4 के सेक्शंस और उसके आगे के सेक्शंस जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं वो सारे सेक्शंस हम नेक्स्ट सेशन में डील करेंगे। हम सारे सेक्शंस नहीं पढ़ेंगे,
अभी तक फिर भी हमने बहुत कुछ ऊपर-ऊपर से देखा, काफ़ी सारे सेक्शंस को डील किया, बट इसके आगे बहुत कम सेक्शंस ही ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेक्शंस को ही डील करने वाले हैं। तो मेक श्योर कि आप वो सारे सेशंस भी अटेंड करें।